वेलकम टू द वेद प्लैट। आज हम आपको नेट के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स देंगे। ये है मनीषा मैम और मैं हूँ गरिमा। एंड जैसे कि आपको पता होगा, मेरे को तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे मेरे सेशंस जाते हैं बहुत सारे। जैसे मैं आपको 3 टॉपिक्स कराती हूँ तो वो आपके सेशंस जाते ही हैं। एंड ये हमारे न्यू मैम ज्वाइन हुए हैं, मैम गरिमा मैम है, ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो एचओडी ऑफ वेद प्रेप अकेडमी, फिजिक्स अकेडमी एक्चुअली। सो वील डिस्कस नाउ अबाउट द एनटीए, जो नेट की नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारा 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट है और आपको 30 दिसंबर तक आपको फिल करना है। बी केयरफुल कि ये सारा ऑनलाइन है, ठीक है। तो इसका आप रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन जितने भी पॉइंट्स हैं और आप उनको केयरफुली फिल कीजिए, ठीक है। इसमें कैटेगरीज है फीस की। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 1150 रुपए देने हैं। अगर आप जनरल में इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में है, ओबीसी में है, तो आपको 600 रुपए देने हैं। अगर आप SC ST PWD या थर्ड जेंडर हैं तो आपको 325 रुपए देने हैं। यस, एंड देन हमारे पास आता है कि हमारी एग्जामिनेशन की, जैसे मैम ने बताया कि एग्जामिनेशन की डेट हमारी 9 दिसंबर को निकले हैं एंड 30 दिसंबर हमारी लास्ट डेट होगी। अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म के अंदर तो दैट विल बी 1 जनवरी, और आपका 1 और 2 जनवरी तक आप कर सकते हो अगर कोई करेक्शन करनी है तो। और सिटी वैसे अनाउंस, आपको जैसे कि पता है, आपको 1 वीक पहले ही एडमिट कार्ड अनाउंस होते हैं। सिटी 15 डेज या 1 वीक पहले ही आपको अनाउंस करवाया जाता है एंड तभी आप उस टाइम पे जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैम ने बताया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा सीबीटी ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, ऑनलाइन मोड ही रहेगा। एंड पैटर्न की रही बात हमारे पैटर्न की, सो वी विल डिस्कस, हम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो हाँ, तो इसमें लेकिन MCQs ही रहेंगे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। सो गुड न्यूज फॉर यू अगेन कि आपको सिर्फ MCQs ही प्रिपेयर करने हैं। इसका जो टाइम रहेगा वो 180 मिनट्स रहेगा, मींस आपका 3 आवर्स रहेगा। लेकिन डोंट वरी, 3 घंटे आपको लगातार नहीं करना है, ये ब्रेक में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो डेट की एग्जाम की जो डेट है वो रहेगी 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 के बीच में। यस, आपका 16 to 28 फरवरी कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है। जैसे कि आपको पता है, हमारे CSIR नेट जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, फिजिकल साइंस का भी होता है। सो डिफरेंट डेट्स आपकी अनाउंस बाद में कर दी जाए। तो आप इसकी वेबसाइट है जो यहाँ पर मेंशन है, सो प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट एंड फिल द फॉर्म राइट नाउ, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि सबसे पहला पॉइंट है कि ये ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। मींस कि इसका कोई आपको फॉर्म फिल नहीं करना है कि आपने फॉर्म फिल किया और आपने पोस्ट कर दिया, नहीं, सारा ऑनलाइन मोड है, ठीक है। आपको अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस फिल करने हैं जो भी इस बुलेटिन में दे रखे हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इस वेबसाइट पर ही होगी, कोई और वेबसाइट से आप अपना फॉर्म आप नहीं भेजेंगे, दैट कैन बी स्कैम, वो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो यही इसकी ट्रस्टवर्दी इसकी वेबसाइट है जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एंड मेन चीज ये है कि एक कैंडिडेट एक ही बार फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वो 2 बार फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। मेक श्योर कि जो भी आप अपनी डिटेल्स उसमें लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, स्पेशली आपका फोन नंबर और आपका ईमेल, ताकि वो आपको एडमिट कार्ड या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहें। तो अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ईमेल और फोन नंबर सही से लिखना है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, ठीक है। तो एक चीज और, ये जो हमारा टेस्ट है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी डिटेल देंगे कि ये जो नेट का एग्जाम है ये बेसिकली अब 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला नेट JRF, दूसरा जिसमें आप अगर आप JRF नहीं भी क्वालिफाई कर सकते हैं तो भी आप PhD के लिए एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि एक कैटेगरी ये है कि अगर आप JRF नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप PhD के लिए नेट निकाल सकते हैं, तो इससे अगर आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने PhD कंप्लीट कर ली, देन यू आर एनी हाउ एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है।
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इजी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नेट में बिल्कुल टॉप रैंक लेकर आना है तभी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं। हाँ, आपको जेआरएफ में अच्छी फेलोशिप मिलेगी। जेआरएफ का फायदा ये मिलेगा, इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएचडी करनी है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसकी ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि आपके लिए नेट का पेपर ईज करती हैं, ठीक है। एंड यस, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हम जेआरएफ जब क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो मार्क्स परसेंटेज रहती है वो रहता है, कट ऑफ ज्यादा रहती है ना, तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे थोड़ी कम होती है, इतना तो आपको पता ही है, अब तक यही होता आया है। एंड अगर आपको पीएचडी में, डायरेक्ट पीएचडी में जाना है विदाउट क्वालिफाइंग नेट एंड जेआरएफ, तो अगर आपको थोड़ा सा कम भी मार्क्स रहते हैं सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर पीएचडी। लेकिन नेट आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन रैंक ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, नहीं, ठीक है। मार्क्स आपको चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए, बट आप उसके लिए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टाइपेंड 37,000 पर मंथ रहेगा और उसके अलावा एनुअल ग्रांट जो रहेगी एडिशनल वो 20,000 की रिइंबर्स रहेगी और ये टाइम टू टाइम फिर आपकी इंक्रीज होती है। दैट इज द स्टार्टिंग फेलोशिप फॉर जेआरएफ, प्लीज कीप इट इन माइंड। आगे हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। Yes. तो ये आपको अच्छे से समझना है कि नेट में जेआरएफ या नेट जेआरएफ या सिंपल नेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको पता है आपके पास कैटेगरीज होती है, आपको जैसे पता ही है, जनरल कैटेगरी होती है और जो कि ईडब्ल्यूएस होता है, एससी एसटी होती है, तो डिफरेंट कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअल में आपका जो बताया गया 55% मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर किसके लिए, अगर आपके जो जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो, और अगर आपका मास्टर्स के अंदर 55% है तो आप ये क्वालिफाई है, एलिजिबल है फॉर फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। एंड जैसे कि जो एससी और एसटी कैटेगरीज है, अगर उनके एटलीस्ट 50% भी है तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हो। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आपके पास जैसे कि आपका यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइंड है ना ये। हाँ, तो जो लोग मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हैं, वो भी आप इस बार नेट का एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, yes. तो ऐसा नहीं है कि आपने मास्टर्स क्वालिफाई कर लिया, आपके परसेंटेज भी अच्छे आ गए, वही कर सकते हैं, अपीयरिंग वाली नहीं कर सकते हैं, नहीं। अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में है या एमटेक के फाइनल ईयर में है तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें रिलैक्सेशन जो भी है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस जो वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो उसको हम डिफाइन करते हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। हाँ, यस। और जैसे कि पता है कैटेगरी जो कि थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनके लिए फीस में भी रिलैक्सेशन होता है, एज में भी होता है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर देयर कैटेगरी विल बी लोएस्ट, उन कैटेगरीज के लिए आपकी जो कट ऑफ रहती है वो भी काफी कम रहती है। तो दिस इज द गुड न्यूज फॉर द थर्ड जेंडर पीपल, यू आर एनकरेज, हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप इस फॉर्म के लिए भरें, नेट क्वालिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ना सिर्फ फीस में, आपको हर कट ऑफ में भी आपको काफी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक गुड न्यूज है हमारे जो कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने मास्टर्स जो है 19 सितंबर 1991 तक कर रखा है, जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी है लेकिन वो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है 5% का। इसका मतलब अगर वो उनका जो मास्टर्स में जिन्होंने 1991 सितंबर तक अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है और उनके 50% है तो दे आर एलिजिबल फॉर द गिविंग नेट एग्जाम। ऐसा नहीं है कि उनका 50% है और वो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या आप किसी भी कैटेगरी से हैं, डजंट मैटर। अगर आपने 91 में तक आपने मास्टर्स कर रखा है प्लस पीएचडी भी है तो आप इस बार नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यस, 5% की रिलैक्सेशन एक्चुअल में, ठीक है, दी गई है। yes. और एक इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको अपने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, प्रिंट आउट या ऐसा कुछ भी एनटीओ को पर्सनली नहीं भेजना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हम एलिजिबल हैं, हमने अपना सर्टिफिकेट भेज दिया तो कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको नहीं भेजना है, प्लीज कीप इट इन माइंड, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि ये है स्पेशली बैचलर्स के लिए, जो बच्चे 4th ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बच्चे अपने 8th सेमेस्टर में है या चौथी साल में है, और वो अगर चाहते हैं कि हम नेट का एग्जाम दें या हम नेट के एग्जाम को देखें कि कैसा होता है, वो भी अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम भी इक्विवेलेंट होना चाहिए 75% पर, ठीक है। दूसरी जो रिलैक्सेशन है इसमें 5% का, और ग्रेड का वो बिल्कुल वैसे ही है जो नॉर्मल कैटेगरीज है, जैसे SC ST के लिए जितना रिलैक्सेशन है 5% का, वो ही सेम आपके लिए भी रहेगा, ठीक है। और आपके लिए जो वही बच्चे जो बैचलर्स में है और 4th ईयर या 8th सेमेस्टर में है, वो लास्ट सेमेस्टर में जो अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रोविजनली जो है अपीयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और अगर आप फेल हो गए तो आपका नेट का वो जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपका पास होना जो है वो जरूरी है। प्रोविजनली दे कैन अलाउ कि ओके अभी तक इनका नहीं हुआ है, रिजल्ट अवेटेड है, Yes. तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे फॉर द टाइम बिंग। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में तो वो आपका नेट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है कि जो डिटेल्स हैं जितनी भी स्पेशली 4th ईयर बैचलर्स बच्चों के लिए, वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो एनेक्शल सेकंड में मेंशन दे रखे हैं, क्योंकि बैचलर्स में काफी सारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जहां भी आपको अप्लाई करना है, वो एनेक्शल सेकंड पर जाएं और अपनी डिटेल्स अकॉर्डिंगली जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप करें। स्पेशली अब हम बात करेंगे अपर एज लिमिट की। आपको पता है कि जो JRF है, मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें हमें गवर्नमेंट फंड करती है, उसके लिए एज लिमिट है 30 इयर्स, मतलब 30 साल, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। मींस अगर आप 2025 फरवरी तक 30 साल तक होते हैं तभी आप JRF के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप इसे क्रॉस कर जाते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेट नहीं दे सकते, आप नेट दे सकते हैं, लेकिन बस आप JRF के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। यस, ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो आपकी यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगी 5 इयर्स की। मींस आपका अगर 30th की एज में आपके यहाँ पे जो JRF की एज है वो बताई गई है 30 ईयर्स ना, जो मतलब 30 के साल के हैं, एज के हैं, वो कर सकते हैं JRF के लिए क्वालिफाई। एंड यहाँ पे अगर ओबीसी से है, कैटेगरी डिवाइड की गई है, ओबीसी से तो उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। प्लस वुमेन के लिए भी, अगर आप वुमेन हैं और अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। सो वुमेन cheer up एंड प्रिपेयर फॉर द नेट। दूसरा है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि MSc के बाद ऑलरेडी रिसर्च एक्सपीरियंस कर चुके हैं या रिसर्च कर रहे हैं, जैसे रिसर्च एसोसिएट हैं किसी लैब में, तो आपके लिए इसमें प्लस पॉइंट है कि आपके लिए भी रिसर्च में रिसर्च एक्सपीरियंस की वजह से 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो भी बच्चे मास्टर्स के बाद रिसर्च में एंगेज रहे हैं, नेट नहीं निकाल पाए हैं किसी भी रीजन की वजह से, वो अब ट्राई करें और आप JRF मिल सकता है, और वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 5 साल तक। सो वी एनकरेज यू, स्पेशली रिसर्च असिस्टेंट्स एंड रिसर्च एसोसिएट, की आप लोग अप्लाई करें इसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है जो भी रिलैक्सेशन है एज का, आप एक बार ध्यान रखिएगा 5 साल से ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 36 है 37 है तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नेट JRF के लिए हो जाएंगे, नो, ठीक है। नेट JRF के लिए अप टू 5 इयर्स का ही रिलैक्सेशन है फॉर दी कैटेगरीज, मतलब SC ST के लिए या रिसर्च एसोसिएट के लिए है, या जो भी चीज जो भी इन्होंने दे रखा है मेंशन, वो 5 साल से एक्सीड नहीं होगा। प्लीज कीप इट इन माइंड। दूसरा है कि अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, गुड न्यूज फॉर यू। दूसरा है अगर आप एडमिशन के PhD में एडमिशन लेने के लिए नेट दे रहे हैं तो भी आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। सो नो एज बार फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द PhD एडमिशंस, राइट। सो दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर यू। तो बेसिकली अगर हम नेट JRF की बात करें तभी हमारा एज लिमिट है, वो भी 30 इयर्स, और उस पर भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और बाकी स्पेशल कैटेगरीज के लिए, सबके लिए रिलैक्सेशन है। सो इट्स गुड फॉर यू कि आप लोगों के लिए इतना कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया है।
सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, आप अभी जाइए और अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर यू। 30 दिसंबर लास्ट डेट है। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं भाई, हमारा जो पेपर रहता है फिजिकल साइंस का, उसका पैटर्न क्या रहता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, बट कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या पेपर दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, बेसिकली देखिए, आपके पास, हमारे पास क्या है, फिजिकल साइंस है ना। फिजिकल साइंस का हमारा पेपर रहता है, यस, ओके, यस, ओके। तो हमारे पास फिजिकल साइंस है, जैसे कि आपको पता है जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं क्वेश्चन। पार्ट ए रहता है, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में क्या होते हैं, आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड आपको जैसे पता ही होगा, पार्ट बी और सी हमारा कवर होता है किसका, हमारा फिजिक्स के पोर्शन रहते हैं, फिजिक्स के हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। तो पार्ट ए हमारा रहता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 20 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट बी के अंदर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 25 एंड पार्ट सी में रहते हैं 30 क्वेश्चन। सो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। एंड अगर बात की जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके पास अगर पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस है तो वहां पे आप 15 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर 15 से ज्यादा करते हो तो वो आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एंड पार्ट बी की अगर बात करें तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्टेशन रहती है 20 क्वेश्चंस की। एंड पार्ट सी में सिमिलरली, पार्ट सी में भी हमारे 20 क्वेश्चंस की ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल मींस आपका ये है कि टोटल क्वेश्चन आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, ओवरऑल फ्रॉम द 75 क्वेश्चंस में से आप 55 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर बात की जाए कि हमारा हर एक अगर क्वेश्चन ठीक है तो उसके लिए कितने मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो अगर एक क्वेश्चन ईच करेक्ट आंसर के लिए आपका पार्ट ए में रहेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में आपका ईच क्वेश्चन रहेगा 3.5 मार्क्स का, एंड पार्ट सी आपका रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एंड नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, एंड पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.875 मार्क्स की, एंड पार्ट सी में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1.25 मार्क्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके पास पेपर का क्या पैटर्न रहता है। सो केयरफुली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम पे टिक कर दिए, ऐसा मत करना, क्योंकि आपका नेगेटिव में चला जाएगा स्कोर, ठीक है। तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर इट। ऐसा नहीं है कि बस टिक कर दिया, अच्छा ये लग रहा है हो जाएगा, नहीं, बी केयरफुल बिफोर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद ये है कि सिलेबस है वो, आई होप कि इस टाइम तक आपको अपना सिलेबस तो पता ही होगा फिजिकल साइंस का। yes. और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि वेद प्रेप फिजिक्स आपके लिए एनपीएल सेशन जल्दी लेने के आने वाला है, जिससे कि आप लास्ट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और हमारा एनपीएल सेशन जब तक चलेगा कि जब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है। हम जब तक आपके लिए लगे रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। सो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और अपना अटेम्प्ट्स जो है करिए, ठीक है, जितना हो सकता है। प्रैक्टिस 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 एंड वी विश वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू कि इस बार आप लोगों का नेट निकले। और कोई भी क्वेरी हो जस्ट ड्रॉप कमेंट और कॉन्टैक्ट अस, जो भी है जस्ट रीच अस, वी आर हियर टू हेल्प यू। हम हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे और जस्ट कम टू अस, ठीक है। यार कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछिए। सो वी आर ऑलवेज वेलकम। वेद प्रेप फिजिक्स इज हियर फॉर यू। सो see you soon and catch our live NPL sessions. Okay? See you. Thank you so much. Thank you so much. Bye.